So now we will move to question number 3. Now the question is competition, cooperation and confrontation shape the federation nature of Indian Federation. Shape the nature of Indian Federation. So we need to write some recent examples to validate our answer. तो हमें ये बताना है कि जो हमारा इंडियन फेडरेशन है वो so we need to tell that the competition, cooperation and confrontation shape the nature of Indian Federation. So what do you mean by Indian Federation? Indian Federation is that India is a union of states. So union, India is a union, but it is a union of states. So indestructible union of destructible states. Okay. So federation is के डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, एंड ऑल स्टेट्स आर ऑटोनोमस इन देयर ओन सेंस. सब ऑटोनोमस है. तो दैट इज अ फेडरेशन. ये सबकी अपनी अथॉरिटी दैट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द अथॉरिटी एंड पावर्स आर बीइंग डिवाइडेड in the center as well as between the in the states. So between the center and state the authority is divided. So that is Indian Federation. So इसमें ये बोला गया है कि कंपटीशन यानी कि आपस में कंपटीशन, कॉपरेशन मतलब आपस में सहयोग, एंड कन्फ्रंटेशन मतलब बेसिकली कंटेंशन, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ तो आप उसमें कन्फ्रंट कर रहे हैं, यानी कि आप एक दूसरे के साथ किसी चीज को लेकर आपस में आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या कंटेंशन कह सकते हैं. सो कंपटीशन, कॉपरेशन, कन्फ्रंटेशन ऑल शेप द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन. तो हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना होगा. इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे? अच्छा, फेडरेशन में क्या होता है कि हमें ये बताना है कि सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, एंड स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ फेडरेशन, है ना. फेडरेशन है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. सो फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. सो स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन एंड कन्फ्रंटेशन, एंड सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में. तो हमें इन सब के बीच में हमें कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन एंड कन्फ्रंटेशन वी नीड टू डिस्कस. ओके स्टूडेंट्स? ओके. हाँ. सो इसमें हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लिखेंगे. ओके. थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लिखेंगे. बैकग्राउंड लिखेंगे किसका? कंपटीशन का, कि क्या कैसे कैसे कंपटीशन पहले भी था, कोऑपरेशन भी था एंड कन्फ्रंटेशन भी था. सबका हम बैकग्राउंड लिखेंगे एंड देन वी वैलिडेट आवर आंसर विद रिसेंट एग्जांपल्स. देन वी वैलिडेट आवर आंसर विद recent examples, and what needs to be done to strengthen our फेडरेशन. फेडरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरीके से हम आंसर को अटेम्प्ट करेंगे. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे. तो आप इसको इस तरीके से लिखिए कि जो हमारे देश में जो कंपटीशन है दैट इज मतलब जब से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई है, आप इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा बैकग्राउंड पुराने से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे फोर फादर्स ने इस तरीके से सेंटर और स्टेट्स को कंसेप्चुअलाइज किया गया था फेडरेशन को, कि उसमें पावर एंड अथॉरिटी क्लियरली डिमार्केट की गई अथॉरिटी. ठीक है ना. और साथ में उनके जो भी हमारा दिस वन 9th शेड्यूल है,
जिसमें आपके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है इन द फॉर्म ऑफ यूनियन, कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट, वो भी क्लियर है, जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो लोग कानून बना सकते हैं और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअलाइज किया गया था, बट स्लोली एंड स्लोली क्या हुआ, इंडियन फेडरेशन जो स्टेट्स थे और सेंटर स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन के माध्यम से गवर्नेंस को कंसेप्चुअलाइज किया गया था, सोचा गया था, उसमें धीरे धीरे कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन इंड्यूस हो गए। तो हम पढ़ते हैं कि कोऑपरेशन कैसे था। पहले सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में आप जानते हैं कि पहले 5 ईयर प्लान बनते थे। तो सेंटर इसको बनाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती थी और वो सभी स्टेट्स के लिए उसमें फंड्स होते थे, स्टेट फंड्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका पैसा दिया जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का पैसा दिया जाता था। ठीक है ना, ये सब 5 ईयर प्लान में होता था। उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है वो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है ना, देन आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, सभी स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट्स एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स इंटरस्टेट काउंसिल कंसेप्चुअलाइज की गई थी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इस तरीके से कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए ये सब प्रोविजंस किए थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, कन्फ्रंटेशन बढ़ने लगा। कन्फ्रंटेशन कैसे बढ़ने लगा आप जानते हैं। उसके अलावा इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, गवर्नर जो सेंटर है वो अपना एजेंट गवर्नर स्टेट्स को देता है, ताकि स्टेट्स चीफ मिनिस्टर तो मतलब वो एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, ताकि वो सेंटर और स्टेट्स को आपस में जोड़ता है। तो गवर्नर की पोस्ट, बट यही गवर्नर की पोस्ट जो है वो कन्फ्रंटेशन का वो बन गई, सोर्स बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही पॉलिटिसाइजेशन हो गया गवर्नर का, क्योंकि गवर्नर का एब्रप्ट अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ये किया जाने लगा विदाउट एनी कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को से कंसर्न किए बिना या कंसल्टेशन किए बिना आपने एब्रप्ट अपॉइंटमेंट और डिसमिसल किया, पॉलिटिसाइज, जस्ट अ पॉलिटिकल डिसीजन based on the political based on their whims and fancies। and जो गवर्नर है वो भी एजेंट ऑफ सेंटर की तरह एक्ट करने लगा। rather इसका ड्यूटी थी टू ब्रिज द गैप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बट ये एजेंट ऑफ सेंटर की तरह एक्ट करने लग गया। एजेंट है बट सेंटर जो कहेगा वही करूंगा, स्टेट को बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लगा। एजेंट ऑफ सेंटर, जो कि गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इट शुड बी नॉन पार्टीशन इन इट्स वर्किंग, बट गवर्नर एजेंट ऑफ सेंट्रल जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करने के लिए गवर्नर एक्शंस करने लगा। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन। उसके अलावा कन्फ्रंटेशन कैसे होने लगा आप जानते हैं, रिवर डिस्प्यूट्स होने लगे, रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, जिसकी वजह से इंटरस्टेट वाटर काउंसिल so that is 1956 तो इंटरस्टेट वाटर काउंसिल एक्ट, ठीक है, उसके माध्यम से इस काउंसिल की स्थापना की गई। तो रिवर डिस्प्यूट्स की वजह से कन्फ्रंटेशन बढ़ने लगा बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। और फाइनेंस कमीशन को बोला गया था टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेट्स हमेशा आरोप लगाने लगे कि
इसमें डिवोल्यूशन टैक्स का कम हो रहा है स्टेट्स को, ठीक है ना, ये एक इशू कन्फ्रंटेशन का बना, फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लानिंग कमीशन, दैट इज अ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से सेटअप किया गया। तो प्लानिंग कमीशन का रोल था कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स में उनका पैसा देना। तो प्लानिंग कमीशन क्योंकि सेंट्रल एक बॉडी हो गई, तो वो भी एक कहने लगा पॉलिटिकल है कि किसी स्टेट को आपने ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, बेस्ड ऑन योर ओन थिंकिंग और वट एवर इट इज, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव इंटरेस्ट मद्देनजर रखते हुए। सो प्लानिंग कमीशन, यू कैन से प्लानिंग कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का पैसा दे रहा था, दैट इज अ पार्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन। तो आप ये सब कन्फ्रंटेशन में पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो ये कन्फ्रंटेशन के पॉइंट्स बनने लगे फेडरेशन में। अब कंपटीशन क्या था, तो ये पास्ट में ये हो रहा था। अब कंपटीशन कब आया, कंपटीशन आया 1991 में, जब हमारी इकोनॉमी खोल दी गई, when our economy is being liberalized and being becoming open for the global market and global world, ठीक है ना। तो उसको लिबरलाइज कर दिया गया इकोनॉमी को, ताकि बाहर के देशों से भी व्यापार किया जा सके और बाहर के देशों से इन्वेस्टमेंट देश में आ सके। तो लिबरलाइज जब किया गया तो उससे कंपटीशन पैदा हुआ। सो कंपटीशन कब इंट्रोड्यूस हुआ बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, तो आप जानते हैं कि 1991 में हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज कर दी थी द देन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, नॉट मनमोहन सिंह बट पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह। So he has liberalized, he has opened the economy, the gates of the economy for the outside world. So तो उससे क्या हुआ, जब हमारी इकोनॉमी खोल दी गई, तो बेसिकली क्यों खोली गई, ताकि बाहर की कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं अब उन पे बाहर की कंपनियां भी कब्जा करने लग गई, है ना। वो भी दे कैन ऑल्सो एक्वायर द रिसोर्सेज, द लैंड, द लेबर एंड कैपिटल इन इंडिया ऑल्सो। So they can also acquire resources, they can also buy the resources in India. तो जो limited resources हैं बेसिकली खोला इसलिए गया ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके, तो बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ पाए, इसलिए खोला गया। तो टेक्नोलॉजी आएगी बाहर की तो हमारे रिसोर्सेज को तो यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि जो ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उस पर फॉरेन कंपनीज का भी कब्जा होने लगा। तो सभी स्टेट्स के बीच में क्या हुआ, आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो गया फॉर मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो सबको डेवलप होना है, एवरी स्टेट नीड्स टू डेवलप, ठीक है ना। और फॉरेन कंपनीज आने लगी, वो अपनी टेक्नोलॉजी आने लगी, तो हर स्टेट क्या करने लगी कि हमारे यहाँ आप आइए ताकि हमारी स्टेट डेवलप हो पाए। सो दिस इंड्यूसेस कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। जैसा आप जानते हैं कि जो सिंगूर में हुआ था कि टाटा का जब प्लांट सिंगूर में लग रहा था वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं लगने दिया गया ड्यू टू द politicization of the issue and many political parties going against the setting up of the Tata Nano plant in Singur in West Bengal. So then the plant has moved to, you already know that, Sanand in Gujarat. So ये क्या है, basically गुजरात ने एकदम वो ले ली, अपॉर्चुनिटी हैज बीन ग्रैब्ड बाय दी गुजरात गवर्नमेंट। और आप देखते भी हैं कि अभी जो इंडस्ट्रियल समिट्स होते हैं, वेयर इज इंडस्ट्रियल समिट्स, ये हर स्टेट ऑर्गेनाइज करती है, बहुत स्टेट्स करती हैं, बहुत स्टेट्स नहीं भी करती हैं, बट इंडस्ट्रियल समिट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को हमारे यहाँ कैप्चर किया जा सके या फिर उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके फॉर इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली दिस इज अ कंपटीशन, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, कंपटीशन टू गेट डेवलप्ड। सो दिस लिबरलाइजेशन एक्चुअली हैज डेवलप्ड दोज ethos in the states so that they will, they want to get developed, and this induces competition between different states. तो इंडियन फेडरेशन में जो अभी तक कोऑपरेशन एंड कन्फ्रंटेशन तक सीमित था, उसमें कंपटीशन भी इंड्यूस हो गया। और इसमें आप रिसेंट एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं कंपटीशन में। व्हाट रिसेंट एग्जांपल्स कैन यू ऐड इन कंपटीशन? वो जो स्वच्छ भारत रैंकिंग आप जानते हैं अभी निकलती है, जिसमें, ठीक है ना, स्वच्छ भारत रैंकिंग निकलती है, और एक स्मार्ट सिटी का, किसको स्मार्ट सिटी बनाना है, इसकी रैंकिंग करते हैं।
तो ये जो रैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, ये बेसिकली एक हेल्दी कंपटीशन इंड्यूस करने के लिए in the states, so that they they will use the resources which are at their disposal efficiently. तो ये जो रैंकिंग है, स्वच्छ भारत रैंकिंग, स्मार्ट सिटी रैंकिंग, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस वन इन डेवलपमेंट इंडेक्सेस आर आल्सो देयर. सो ये कंपटीशन के लिए है. तो ये रिसेंट एग्जांपल कंपटीशन का है. यू कैन से कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग इन इस डायरेक्शन कि कॉपरेशन एंड कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए बजाय कन्फ्रंटेशन को खत्म करना चाहते हैं. बट और कॉपरेशन को अभी आजकल आप कॉपरेशन के एग्जांपल दे सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल है ना, जीएसटी काउंसिल जो कि जिसमें सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर भी हैं. एंड सो मैं बोल रहा था कि स्वच्छ भारत रैंकिंग है और स्मार्ट सिटी का जो डिक्लेरेशन करते हैं, स्मार्ट सिटी बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, कि पैरामीटर्स इन्होंने लिए, उसके बेसिस पे स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करते हैं जिस पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे. तो टॉप 100 स्मार्ट सिटीज, तो इसमें एक तो ये कंपटीशन इंड्यूस करता है. एक ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग है, ये गवर्नमेंट बताती है कि कौन सी स्टेट में कितनी ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स है. तो उसके बेसिस पे ईज ऑफ बिजनेस ये रैंकिंग करते हैं. तो ये जो ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग है, ये ईज ऑफ बिजनेस इससे ईज ऑफ बिजनेस पता चलता है और इससे डेफिनेटली कंपटीशन इंड्यूस होता है ताकि वो अपने यहाँ ज़्यादा बिजनेस रिफॉर्म्स अप्लाई कर सके. तो ये कंपटीशन है. तो मैं बोल रहा था कि जैसे कॉपरेशन एंड कंपटीशन अभी चल रहा है, ठीक है ना. हाँ, तो कॉपरेशन जीएसटी काउंसिल जैसे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर हैं. तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल का भी ये है कि जो भी अभी स्टेट्स को लॉस हुआ है जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो कंपनसेशन अनाउंस करना वो जीएसटी काउंसिल का काम है. उसके अलावा ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी रहेगा उसके ऊपर भी ये काम कर रही है. मतलब उसको भी ये मॉडिफाई करते रहते हैं इन देयर मीटिंग्स. और कितना कंपनसेशन देना है, ये जीएसटी काउंसिल जो है इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेशन जो आप लिख सकते हैं. ठीक है ना. जीएसटी बेसिकली आप जानते हैं, जीएसटी टैक्स दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बीइंग अप्लाइड इन सेंटर एज वेल एज इन स्टेट. सो इसी एक मैकेनिज्म से सेंटर को भी पैसा जाएगा और स्टेट्स को भी जाएगा. ये कॉपरेशन का एक एग्जांपल है. ठीक है. लेकिन कंपटीशन का मैंने बता दिया रिसेंट एग्जांपल. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, कन्फ्रंटेशन अभी भी हम देख रहे हैं. कन्फ्रंटेशन आप देख सकते हैं फार्म बिल्स के ऊपर जो अब रिसेंट है, फार्म बिल्स. सो हम यहाँ पे कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं. तो कन्फ्रंटेशन क्यों हो रहा है फार्म बिल्स के ऊपर? क्योंकि आप जानते हैं कि फार्मिंग एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट सेंटर में ने इसके ऊपर अपना लॉ बनाया, एक्सरसाइज किया है, जो कि कंकरेंट लिस्ट में एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उसका जो सप्लाई ऑफ कमोडिटीज उसको यूज करके इन्होंने वो किया. तो स्टेट्स कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर ने कहीं ना कहीं एक्सीड किया है अपना अथॉरिटी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना के और विदाउट कंसल्टिंग दी स्टेट्स. तो फार्म बिल्स के ऊपर कन्फ्रंटेशन हो रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. और आप जानते हैं मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके ऊपर जो फाइन्स है, जो फाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, कई स्टेट ने मना कर दिया कि हम इतना फाइन नहीं लगाएंगे. जैसा आप जानते हैं वेस्ट बंगाल ने किया था, इवन महाराष्ट्र में भी हुआ था, केरला में भी हुआ था. तो ये भी एक कन्फ्रंटेशन है कि फाइन का जो फाइन जितना लगा रही थी गवर्नमेंट, द फाइन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइन्स, मैनी स्टेट्स हैव रिजेक्टेड. सो दैट इज ऑल्सो हम कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं. सीबीआई का आप जानते हैं कि सीबीआई का जो एक जनरल कंसेंट वापस ले लिया कई स्टेट्स ने, यूपीए स्टेट्स ने. दैट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ कन्फ्रंटेशन. तो ये काफ़ी सारे अभी भी हम देख रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन अभी भी चल रहा है काफ़ी सारे इश्यूज को लेकर. और भी आप इश्यूज कोट कर सकते हैं इन योर एग्जाम. तो
आप देख सकते हैं कि फार्म बिल के ऊपर कन्फ्रंटेशन है, मोटर व्हीकल एक्ट के फाइन्स के ऊपर कन्फ्रंटेशन है, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कन्फ्रंटेशन सीबीआई को लेकर भी है, क्योंकि सीबीआई का जनरल कंसेंट कई स्टेट्स ने वापस ले लिया है कि नाउ सीबीआई कैन ओनली टेक एक्शन और कैन एनी फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट अ पर्सन or can investigate a matter only with the consent of the state government there. Prior approval has to be taken from the state government. So general consent has been taken back. And GST compensation. So there is a fight between central and states over GST compensation also. बिकॉज ये जीएसटी में प्रोविजन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सेंट्रल स्टेट्स को जो स्टेट्स हु आर गेटिंग स्टेट्स बिकॉज दे आर कमिंग इन लॉस ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, so it has been being provisioned in constitution that those states, all the states will get the GST compensation for some year, that I'm not 100% sure of the period, but they are going to get some compensation. So center is delaying the release of the GST compensation, which has to be decided by GST council, but center is delaying that. So this issue is also creating confrontation, and many such more such issues which are creating confrontation you can quote in your exam. So as you know that as you have already seen that confrontation पहले भी था और अभी भी है, कंपटीशन भी गवर्नमेंट कर रही है एंड कॉपरेशन भी है. जैसे मैं जीएसटी काउंसिल का मैंने रिसेंट एग्जाम्पल जीएसटी काउंसिल का है, या फाइनेंस कमीशन तो अभी भी डेवोल्यूशन करता है टैक्सेस का. अभी आप जानते हैं कि स्टेट्स को डेवोल्यूशन बढ़ा दिया गया है फाइनेंस कमीशन ने. तो एक आप बता सकते हैं कॉपरेशन का एक है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन इज अ सेंट्रल बॉडी what is being set up by the president of India, not central body but it's a constitutional body, but definitely states को अब devolution 42% हो गया है 32% से. तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कॉपरेशन बढ़ भी रहा है, ठीक है ना. तो एट द एंड आप इसमें रिकमेंड कर सकते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, इस टाइप के और गवर्नमेंट को प्रोविजंस लाने चाहिए टू इंड्यूस हेल्दी कंपटीशन. उसके अलावा गवर्नमेंट को जैसे ये इंटरस्टेट काउंसिल का आप जानते हैं कि मीटिंग्स आर नॉट रेगुलर, और बहुत बहुत रेगुलर मीटिंग्स नहीं है, वंस इन अ ईयर, वंस इन 2 years इस टाइप से मीटिंग होती है. और जो चीफ मिनिस्टर्स और ऑल्सो नॉट कमिंग इन दी मीटिंग, मतलब बहुत चीफ मिनिस्टर्स नहीं आते, कभी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं आती, कभी कोई और स्टेट की चीफ मिनिस्टर नहीं आते. तो इसको थोड़ा सा और रेगुलराइज करने की ज़रूरत है मीटिंग को, और टॉपिक जिनके ऊपर कन्फ्रंटेशन है वो इन मीटिंग्स में डिस्कस करके उनको सॉल्व करना चाहिए. और फार्म बिल के ऊपर आप इंटरस्टेट काउंसिल को मतलब और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर, लेकिन अभी आप इसमें टुकुट कर सकते हैं कि टू स्ट्रेंथन द इंटरस्टेट काउंसिल. एंड एक जो आप जानते हैं नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल है, उसको भी और पावर्स देने की ज़रूरत है. बट दैट इज अ इंटरस्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल. इस टाइप की बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. इंटरस्टेट काउंसिल तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आप इसको स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. So whatever powers you are giving or whatever provision you are setting up for the interstate council, so all chief minister, all the states will definitely obey the commands or whatever you say, will follow the meetings, and definitely the decisions which are taken in the meetings will be more fruitful and more enforceable, you can say. All the states will abide by the decision of the interstate council. इस टाइप की प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत है. तो आप इस तरीके से इसको एग्जाम आंसर को एक पेज में आप लिख सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया. बाकी मैंने इसकी आंसर की ऑलरेडी डाल रखी है, आप उसकी मेरे कमेंट उसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको देख सकते हैं. मैंने एक आंसर भी फ्रेम किया है जो कि एक मेरे को लगा ठीक ठाक आंसर एक बन सकता है इसके ऊपर एग्जाम में. सो आप इतना तो लिख ही सकते हैं. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4, इट्स 3, तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में अब वो समझाता हूँ.